हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में जिसका नाम है ESR। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस को कवर किया था, जिसमें अभी कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो बाकी हैं और वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए बच्चों, ESR एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक ट्यूब में एंटी कोगुलेटेड ब्लड को फिल करना होता है और उस ट्यूब को हमें 1 आवर्स के लिए एक वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखना होता है और 1 घंटे के बाद हम उस ट्यूब में देखेंगे कि ब्लड में जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, मेनली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो प्लाज्मा है वो ऊपर ही रह जाएगा। सो हमें 1 घंटे में यही मेजर करना होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितनी तेज़ी से, कितनी स्पीड से ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ESR की पाइपेट्स या फिर जो ट्यूब्स होती हैं उस पे मार्किंग होती है mm में, मिलीमीटर्स में। तो 1 घंटे के अंदर जहाँ तक रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन होंगे उस मार्किंग को हमें नोट करना है और वो होगी ESR की वैल्यू। और ESR को हम हमेशा mm यानी मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। अब ESR में जो रेड ब्लड सेल्स का सेडिमेंटेशन है वो डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा सेल्स की डेंसिटी के बीच में डिफरेंस कितना है। रेड ब्लड सेल्स की जो डेंसिटी होती है वो प्लाज्मा सेल्स से ज़्यादा होती है, तो रेड ब्लड सेल्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो ESR है वो एक तरीके का ब्लड टेस्ट है, बट ESR हम क्यों करते हैं, ESR क्या बताता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन चल रही होगी तो जो ESR का लेवल होगा, ESR की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। बट ESR टेस्ट से हम ये नहीं पता कर सकते कि बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन चल रहा है। ESR टेस्ट से सिर्फ हम यही पता कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो रखा है। सो ESR इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। और ESR को हम किसी भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट या फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के प्रोग्रेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ भी किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ESR का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत स्लोली सेटल डाउन होते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से एक RBC दूसरे RBC को रिपेल करता है, वो पास नहीं आ पाते हैं और जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत स्लोली होता है। बट अगर किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी डिजीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस पर्सन की बॉडी में जो WBCs हैं वो एक सिग्नल भेजते हैं लीवर को, और लीवर को जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, लीवर कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है ब्लड में, मेनली फाइब्रिनोजन। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है इसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो जब लीवर इस फाइब्रिनोजन को ब्लड में सिक्रीट करता है तो ये फाइब्रिनोजन RBC के नेगेटिव सरफेस पे जाके वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक RBC दूसरे RBC से चिपक जाते हैं और कोआगुलेट हो जाते हैं और इससे फिर एक रिलेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक RBC दूसरी RBC के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होने लगते हैं। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या कोई भी डिजीज़ है तो उसकी बॉडी में फिब्रिनोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर हम ऐसे पर्सन का ESR टेस्ट करेंगे तो ब्लड में फिब्रिनोजन ज़्यादा होने की वजह से RBC एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होंगे। और 1 घंटे के बाद जब हम ESR को मेजर करेंगे तो ESR हमें हाई मिलेगा, क्योंकि जो इरिथ्रोसाइट की सेडिमेंट होने की जो रेट है, जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और इसकी वजह से ESR का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ESR का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि जो ESR है वो कैसे सेडिमेंट होते हैं। अब हम जानेंगे कि ESR की कितनी स्टेजेस होती हैं। देखिए, अगर हम ESR को मैनुअल मेथड से परफॉर्म करते हैं तो इसमें करीब 1 घंटा लगता है। हम 1 घंटे के बाद ही जो है ESR को मेजर करते हैं।
तो जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को ट्यूब में फिल करते हैं और उसको वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखते हैं 1 घंटे के लिए, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में क्या होता है कि रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं और एक रूलेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये रूलेक्स का फॉर्मेशन 10 मिनट तक होता है और ये होती है ESR की फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होने लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में RBC के रूलेक्स फॉर्मेशन होने के कारण रेड ब्लड सेल्स का जो वेट है वो बढ़ जाता है और वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होने लगते हैं। और ये जो सेडिमेंटेशन होता है ये 40 मिनट्स तक चलता है और ये होती है ESR की सेकेंड स्टेज। ESR के आखिरी 10 मिनट में जो रेड ब्लड सेल्स का सेडिमेंटेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्यूब के बॉटम में आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं और रेड ब्लड सेल्स की पैकिंग हो जाती है और ये होती है ESR की थर्ड स्टेज। ESR की थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम ESR को मेजर करेंगे। ESR की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेल में लेस देन 15 mm पर आवर्स, फीमेल्स में होती है लेस देन 20 mm पर आवर्स और चिल्ड्रंस में होती है लेस देन 10 mm पर आवर्स। अब हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेड सेल सेडिमेंटेशन पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन्स। जितना ज़्यादा ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा ESR हाई आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मैकेनिज्म में बताया था कि जब किसी की बॉडी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज़ है तो प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है ब्लड में, जैसे कि फाइब्रिनोजन है, CRP है, हेपेटोग्लोबुलिन है, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं और इनमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये ब्लड में सिक्रीट होते हैं तो रेड सेल की सरफेस पे जाते हैं और वहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है और फिर वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होने लगते हैं। सो ब्लड में जितना ज़्यादा प्रोटीन्स का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा ESR हाई होगा। बट एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो नेगेटिव चार्जेस कैरी करता है और रेड ब्लड सेल के सरफेस पे भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सो अगर किसी के ब्लड में एल्बुमिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ESR हमेशा लो होगा, क्योंकि RBC जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से और सेडिमेंटेशन बहुत स्लोली होगा। सेकंड फैक्टर है रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा ब्लड में रेड सेल का कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो PCV है, पैक सेल वॉल्यूम या फिर जो हेमाटोक्रिट है वो हाई होगा, तो जो ESR है उसकी वैल्यू हमेशा लो आएगी। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनके सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे, जिसकी वजह से जो रूलेक्स का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा और सेडिमेंटेशन बहुत स्लोली होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स है ही नहीं। सो अगर कोई पॉलीसाइथेमिक पेशेंट है तो उनका जो ESR होगा वो बहुत लो होगा। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट होगा। अगर कोई अनीमिक पेशेंट है, यानी कि उसके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका ESR हमेशा हाई होगा। क्योंकि रेड सेल का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो फिर प्लाज्मा जो है बहुत ज़्यादा होगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकेंगे, कोआगुलेट होंगे और सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से होगा। इसीलिए अनीमिक पेशेंट में ESR हमेशा हाई होता है और पॉलीसाइथीमिया अगर किसी को है तो ESR हमेशा लो होगा। थर्ड फैक्टर है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखिए, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स इजीली एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है। बट अगर रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो सीकल शेप है या फिर स्पीरोसाइट्स यानी कि ओवल शेप का है, तो अगर इस तरीके के एबनॉर्मल शेप हैं तो ऐसे में RBC जो है वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और रूलेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ESR हमें डिक्रीज मिलेगा। तो रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल शेप होने की वजह से भी ESR की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ फैक्टर है वर्टिकलिटी ऑफ द ट्यूब।
नॉर्मली हमें ESR जब हम लगाते हैं तो हमें ESR की ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखना होता है, बट अगर ESR की ट्यूब वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, थोड़ी सी भी टिल्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे में क्या होगा, सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से होगा और फिर ESR की वैल्यू पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिफ्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है वो ESR की वैल्यू पे इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम हाई टेम्परेचर पे ESR टेस्ट लगाते हैं तो सेडिमेंटेशन मोर क्विकली होता है, बिकॉज हर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर 1 mm ESR की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो हमें जो है ESR टेस्ट हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लगाना चाहिए, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सिक्स्थ फैक्टर है प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में भी जो फिब्रिनोजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ESR का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। सेवेंथ फैक्टर है टाइम। ESR टेस्ट जो है वो हमें सैंपल कलेक्ट होने के 2 घंटे के अंदर परफॉर्म कर लेना है। इन केस अगर डिले होने वाला है तो हमें सैंपल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना है और विदिन 6 आवर्स में हमें ESR का टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। 8th फैक्टर है वाइब्रेशन। ESR टेस्ट जो है वो हमें हमेशा वाइब्रेशन फ्री सरफेस पे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन होगा उस सरफेस पे तो रेड सेल्स का सेडिमेंटेशन ठीक से हो नहीं पाएगा और ESR डिक्रीज हो जाएगा। सो आज हमने पढ़ा कि ESR क्या होता है, ESR का मैकेनिज़्म क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ESR पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ESR को हम किन किन मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।